हेलो गाइस, वेलकम टू आवर क्लास चैनल पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। तो जैसा कि आपको पता है, ये हमारा वीडियो है जिसमें हम आप लोगों के लिए घर बैठे पढ़ाई का माहौल शुरू किए हुए हैं। इसमें आप घर बैठे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। तो अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और घर बैठे ही अपने सारे के सारे वीडियोस कवर करो और सारे के सारे पॉइंट्स कवर करो। ठीक है, तो आज जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं ये आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद है। ये स्टैंडर्ड 9th के हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करना मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, लेकिन असल मायने में ये आज हमारे इस चैप्टर का सबसे आखिरी वीडियो है। इसके पहले के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने ये देखा कि किस तरह अंग्रेजी सरकार एक माहौल क्रिएट कर दी थी, एक माहौल बना दिया था जिसमें सभी चीजें क्या हो रही थी, इनके अगेंस्ट में जा रही थी। सभी चीजें जो थी वो जनता के अगेंस्ट में जा रही थी, जो लोगों के अगेंस्ट में, लोगों के विरोध में, हर चीजें इनके विरोध में जाते जा रही थी। तो हर चीजें इनके अगेंस्ट में थी। तो इसके रिगार्डिंग, इसके अकॉर्डिंग से उन लोगों ने ये बात तय की कि अब वो आगे क्या करेंगे, एक ऐसे व्यवस्था को की शुरुआत करेंगे, एक ऐसे सिस्टम की शुरुआत करेंगे जहां पर वो अपना नियंत्रण लेना शुरू कर देंगे, जनजातीय सिस्टम पर नियंत्रण लेंगे, व्यवस्थित व्यवस्थाओं पर कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल करके अपने अंडर में लेना चाह रहे थे। और इसी वजह से वो बिहार और झारखंड पर अपना पूर्ण कब्जा जमाना चाहते थे। बिहार और झारखंड, स्पेशली झारखंड जो था वो उस वक्त आदिवासी जनजातियों का केंद्र माना जाता था। आदिवासी जनजातियों का केंद्र माना जाता था क्योंकि बिहार और झारखंड उस वक्त बंगाल के अंदर आते थे और बंगाल पर इनका अगर अधिकार हो गया था। तो इसीलिए ये चाहते थे कि कैसे भी करके इस पर अपना कंट्रोल जमा सकें और वो नियंत्रण बनाना चाहते थे। ठीक है, तो हम आते हैं कि ब्रिटिश सरकार बंगाल प्रेसिडेंसी पर प्रेसिडेंसी पर पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार जो थे वो पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रहे थे। उनका मेन एम ही था कि वो पूर्ण कर सके। उसके कारण क्या क्या थे, इसका इसके कारण निम्नलिखित थे। कौन कौन से कारण थे इसके, तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला कारण था कि इन्हें व्यापार के लिए नए मार्ग की आवश्यकता, मार्ग की आवश्यकता थी। कहने का मतलब असल मायने में इनका जो पुराना अधिकार था, पुराना जो इलाका था वो बंगाल के नवाब और उधर से मराठों से प्रभावित था। ठीक है, तो इसी वजह से इनका जो पुराना रास्ता था जिसके ऊपर ये ट्रेड करते थे, पुराने व्यापार के का जो क्षेत्र था इनका जिस पर ये ट्रेड करते थे, वो रास्ता जो था वो थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, और उस रास्ते पर इनका कोई कंट्रोल या नियंत्रण नहीं था। उस पर इनके ऊपर कभी भी छापा मार दिया जाता था, किधर से भी आकर इन पर अटैक हो जाता था। तो बेसिकली ये चाहते थे कि ये सुरक्षित रह सके और अपने आप को सिक्योर कर सकें, इसीलिए ये एक नए रास्ते की तलाश कर रहे थे और वो रास्ता इन्हें झारखंड के इलाकों से मिलने वाला था। और इसी वजह से ये चाहते थे कि झारखंड पे कंट्रोल कर सकें और झारखंड को अपने अंदर में नियंत्रण करना चाहते थे। ठीक है, और इसी वजह से झारखंड के जो कौन थे आदिवासी जनजाति थे उनको बहुत प्रभाव पड़ा। आगे ये टैक्स टैक्स कलेक्शन को खुद कंट्रोल
कंट्रोल करना चाहते थे। मतलब इनका एम था कि टैक्स का कलेक्शन हमारे अंडर में रहेगा, हमारे कंट्रोल में रहेगा, तो हम नियंत्रित रखेंगे इसको, हम कैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलाएंगे, जिस तरीके की व्यवस्था होगी उसके हिसाब से इसको डील करेंगे। ठीक है, तो इनका प्राइमरी एम ये था कि किसी भी तरह अपने अधिकार में ले लो और अधिकार लेकर काम करना शुरू कर देंगे। और साथ ही साथ ना इस इलाके में, झारखंड के इलाके में काफी ज्यादा वैसे जमींदार थे जो टैक्स तो कलेक्ट करते थे लेकिन अंग्रेजों को नहीं देते थे। और ये इलाका किसके अंदर आता है? बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के कंट्रोल में थी। तो भाई यहाँ पे पैसा बटोरा जा रहा है लेकिन यहाँ तक पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो चाहते थे कि इस पर हमारा पूरा पूरा फुल कंट्रोल रहे, पूर्ण नियंत्रण जिसको कहा था ना कि पूर्ण नियंत्रण चाहते थे ये। तो बात सही है, ये पूर्ण नियंत्रण चाहते थे कि हमारा इस इलाके पे पूर्ण नियंत्रण बन सके और टैक्स कलेक्शन का कंट्रोल जो हो वो किसके हाथ में आए? ब्रिटिश गवर्नेंस के हाथ में आए। तो इस तरह ये दो काम करना चाहते थे, बागी जमींदारों को नियंत्रित करना चाहते थे और टैक्स कंट्रोल पे खुद आगे आना चाहते थे। 3 नंबर बोल सकते हैं। तीसरा कारण क्या था? ये अपने व्यापार को आक्रमणकारी लाइन देखो, ये अपने व्यापार को आक्रमणकारी से सुरक्षित रखना चाहते थे। इनका मेन मकसद था कि कैसे भी करके ये जो आक्रमण हो रहा है इनके साम्राज्य पर भयंकर तरीके से, वो क्या कर सके, इसको कंट्रोल करना चाहते थे। और उनका मेन एम भी यही था, उनका प्राइमरी मकसद भी यही था, वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और अपने इन्हीं टारगेट्स को, इन तीनों 1, 2 और 3 टारगेट्स को पूरा करने के लिए ये झारखंड में घुसने लगे। और सबसे पहले ये झारखंड के गांवों में नहीं गए। जब आप किसी देश को कब्जा करते हो, किसी इलाके को कब्जा करते हो, तो कहां कब्जा करते हो? उसका कोना नहीं, जहां उसका पावर है वो कब्जा कर लो तो आपके अंडर में सब आ जाता है। जहां पावर है वो कब्जा हो गया तो आपके अंडर में सब आ गया, सब कंट्रोल में आ गया। तो इसीलिए इन्होंने झारखंड के शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। झारखंड का शहर तो नहीं बोल सकते, झारखंड तो उस वक्त ज्यादातर जंगल ही था, और इसीलिए उस वक्त के जितने भी छोटा मोटा जो इलाका था ना उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जैसे सिंहभूम, उसके आस पड़ोस के इलाके पर अपना प्रभाव जमाया। धीरे 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 करके वो पूरे झारखंड को ही अपने कंट्रोल में ले लिए। पुलिस व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था करके करने लगे धीरे धीरे। इन लोगों ने ना कहा कि हम आपको सुरक्षा दिलाते हैं, हम आपको और व्यवस्थित कराते हैं, जो भी आपको परेशान करेगा उसको हम कंट्रोल करेंगे। और ऐसा कहकर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उन लोगों ने सभी लोगों को भगाना शुरू कर दिया और भगाकर अपनी व्यवस्था शुरू की। जैसे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था शुरू हुई, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को नियंत्रित किया गया, और आस पड़ोस के इलाकों में जंगल के लिए विशेष कानून लगाए गए। इस तरह कई सारी चीजें जो थी वो यहाँ पर प्रोग्रेस में लाई गई। और इस तरह इन लोगों ने बंगाल की प्रेसिडेंसी को कलेक्ट किया। ये चाहते तो थे कि उस पर नियंत्रण हो, लेकिन पूर्ण तौर पर नहीं। इनका प्राइमरी मकसद था कि नियंत्रण तो हो, साथ ही साथ क्या हो, ये अपने आस पड़ोस के लोगों को अपने अंदर दबाकर रख सके। तो इन लोगों ने शुरुआत की वैसे बहुत अच्छे तरीके से, तो धीरे धीरे इनका साम्राज्य का विस्तार होने लगा। धीरे धीरे प्रोग्रेस में दिखाने लगे। एक साम्राज्य बढ़ा इनका, फिर आगे बढ़े, फिर अगले वाले राज्य की तरफ बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और जितनी बार ये आगे बढ़ते जाते थे उतने अपने पीछे सरकारी अधिकारी, सरकारी नौकर वगैरह वगैरह लोगों को छोड़ते जाते थे। और ये जितने ही सरकारी अधिकारी नौकर होते थे ये बाद में इन आदिवासियों का शोषण करते थे। जैसे जमींदार छोड़ दिया इन लोगों ने ताकि टैक्स कलेक्ट कर सके, सरकारी अधिकारी छोड़ दिए ताकि जमींदार से टैक्स लेके इनको पहुंचा सके, जमींदार के लिए कुछ पुलिस छोड़ी, जंगल कंट्रोल करने के लिए गार्ड छोड़े। और इन सबको छोड़ते 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 इन लोगों ने बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया। लेकिन
बेचारे ज्यादा दिन तक ये कर नहीं पाते थे और इनका जल्दी ही प्रशासनिक आर्थिक दृष्टिकोण खत्म हो गया। विद्रोह जो था ना वो हर इलाके में हुआ। आदिवासियों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में भर भर के विद्रोह किया और कई विद्रोह आर्थिक कारण से था जब उनसे टैक्स लिया जा रहा था, कई विद्रोह सामाजिक कारण से था जब उनका समाज बंटा जा रहा था, कहीं धार्मिक कारण से था जब उनके मंदिर धर्मों को तोड़ा जा रहा था, कहीं डे टू डे लाइफ यानी कि प्रतिदैनिक एक्टिविटी के आधार पर था जहां पर उनके दैनिक काम में रोक लगाया जा रहा था, यानी जंगल में जाने से रोक रहे हैं, उनको फल सब्जियां जो जंगल से लाते हैं वो लाने से रोक रहे हैं। तो आंदोलन तो था लेकिन धीरे धीरे करके ये अलग तरीके से बनते जा रहा था। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी दोनों में आंदोलन हुए थे, ऐसा नहीं है कि किसी एक में हुआ था, दोनों में आंदोलन हुए थे और धीरे धीरे करके ये काफी प्रोग्रेस में भी दिखाई दे रहे थे। तो आइए उन आंदोलन में से कुछ की बात करते हैं जो बहुत 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 फेमस थे। ठीक है, तो पहले इसको बिटा देते हैं, आइए तब तक हम देखते हैं। तो आइए हम पहले इन सभी आंदोलनों को देखते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं और उसमें से जो इंपॉर्टेंट आंदोलन है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं उनको पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि उस वक्त की मतलब 18वीं और 19वीं सदी या शताब्दी के प्रमुख जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। ठीक है, 18वीं और 19वीं सदी के दोनों क्यों लिख रहे हैं हम जानबूझ के, क्योंकि दोनों में आंदोलन हुए थे। 18वीं सदी में ही आंदोलन की शुरुआत हो गई थी क्योंकि जब ये अपना नियंत्रण जमाना चाहते थे पहली बार तो इनका मुख्य मकसद क्या था ब्रिटिश का कि स्थानीय लोग अगर हमारे फेवर में हो जाते हैं तो हमको मेहनत करना कम पड़ेगा। और स्थानीय लोग कैसे फेवर में आएंगे आपके जब आप स्थानीय लोगों को डरा धमका के रख रहे हैं। तो इसीलिए उस वक्त की शुरुआत जो थी वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो इसके कुछ विद्रोह हैं जो लाइन से लिखते चल रहे हैं। सबसे पहला विद्रोह आता है जिसका नाम है चुआर विद्रोह। ये उड़ीसा के आस पड़ोस में हुआ था, उड़ीसा और झारखंड दोनों के बॉर्डर पर। ठीक है, असल मायने में याद रखिएगा कि विद्रोह की एक प्रॉपर जगह डिसाइड नहीं ना की जा सकती क्योंकि वो तो एक शुरू हो गया और शुरू होने के बाद वो आग की तरफ फैलता है, हर जगह जाता है। तो किसी एक राज्य के बारे में नहीं कह सकते निश्चित तौर पर। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद राज्यों का बंटवारा हुआ था, राज्यों को मतलब रेखा डिसाइड की गई थी कि कौन सा राज्य कहाँ तक है। इसीलिए उस वक्त के जो ज्यादातर विद्रोह थे वो दो राज्यों में एक राज्यों में मिलकर बने होते थे। ठीक है, तो इसीलिए चुआर विद्रोह बंगाल और झारखंड और उड़ीसा तीनों के लगभग बॉर्डर बॉर्डर नहीं तीनों का कुछ कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है। जैसे बंगाल के मिदनापुर इलाका हो गया, झारखंड का हमारा सिंहभूम और मानभूम हो गया, उड़ीसा की बात करें तो बांकुड़ा इलाके हो गए। तो इन सभी इलाकों में चुआर विद्रोह देखने को मिलता था। चुआर विद्रोह टैक्स के ऊपर था, टैक्सेशन के बारे में था, इसके बारे में हम और बात करेंगे अभी। फिर उसके बाद बारी आती है पहाड़िया के तिलका मांझी का विद्रोह। दूसरा है पहाड़िया जनजाति है, ये पहाड़िया जनजाति का नाम। ये चुआर भी जनजाति है, वैसे ही पहाड़िया पहाड़िया के तिलका मांझी, तिलका मांझी। असल मायने में यहाँ पर यह मांझी क्यों लिखा गया है? क्योंकि पहाड़िया जनजाति के मुखिया का नाम, मुखिया को मांझी कहा जाता था और तिलका उनका नाम था, तो तिलका मांझी का विद्रोह भी बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह था जिसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही देखना है। फिर उसके बाद बारी आती है तमार विद्रोह की। तमार विद्रोह छोटा विद्रोह था, ये नहीं पढ़ना है, मतलब नहीं के बराबर इसका असर था लेकिन ये नहीं के बराबर पढ़ना है, इसका नाम जानने लायक है। फिर उसके बाद बारी आती है चेरो विद्रोह की। किसकी? चेरो, चेरो विद्रोह। ये विद्रोह पूजा पाठ के नेचर से किया गया था, धार्मिक दृष्टिकोण था। इस विद्रोह के पीछे का दृष्टिकोण धार्मिक था। अभी इस पे हम चर्चा करना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी के बारे में नहीं बताएंगे, बताएंगे सबके बारे में, लेकिन कुछ का कम होगा कुछ का ज्यादा। अब आते हैं पांचवा विद्रोह जो बहुत फेमस है, हो जनजाति का विद्रोह। हो विद्रोह, ठीक है, हो जनजाति के ट्राइब्स थे, मतलब वो ट्राइब सोसाइटी थी, उनके विद्रोह थे। फिर उसके बारे में बात आती है कोल विद्रोह। कोल जनजाति थी, उनका विद्रोह।
फिर उसके बाद बारी आती है 8वें नंबर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो है वो है भूमिज विद्रोह। भूमिज, ये भी एक जनजाति है, भूमिज। भूमिज विद्रोह। अगला विद्रोह जो है वह हमारा कौन सा है? संथाल या संथाल हूल विद्रोह। दो जनजातियों का आपस में मिलकर, दोनों जनजाति साथ में मिलकर एक विद्रोह की थी, संथाल हूल विद्रोह। फिर उसके बाद बारी आती है अगले विद्रोह की जो है मुंडा विद्रोह या मुंडा आंदोलन, जिसको बिरसा मुंडा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन, ठीक है। ये मुंडा ट्राइब्स के लोग थे और इनके प्रधान को भी मुंडा ही कहा जाता था। उसके बाद तीन छोटे छोटे और आंदोलन है, चार, जैसे टाना भगत विद्रोह जो देखने को मिला था, टाना भगत आंदोलन। जिस जिसके नाम के बाद आंदोलन लगा है ना, उसका असर आगे जाकर बहुत बड़े श्रेणी में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनसे प्रभावित होकर जब कांग्रेस वगैरह बनी थी ना, उस वक्त इनका असर देखने को मिला था। फिर उसके बाद कंध विद्रोह, कंध या कंध कुछ लोग कहते हैं, कंध विद्रोह। उसके बाद आंध्र विद्रोह, आंध्र प्रदेश में हुआ था ये, याद रखिएगा, इसके नाम में ही दिख रहा है आंध्र विद्रोह। और उसके बाद सबसे आखिरी हमारा जो विद्रोह है वो है बस्तर का आंदोलन। बस्तर का आंदोलन, ये है हमारे पूरे के पूरे विद्रोह, जिनमें हमें कितने के बारे में जानना है? हमें जानना है 1, 2, 3, 4 और ये 5। इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा जानकारी हमको लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम पहाड़िया तिलका मांझी विद्रोह के बारे में। तिलका मांझी के बारे में जानना, असल मायने में हमें पहाड़िया विद्रोह के बारे में जितना नहीं जाना उतना तिलका मांझी के बारे में जाना है। तिलका मांझी बचपन से ही काफी ज्यादा तेज बुद्धि वाले के थे। इनके ये बिहार और भागलपुर के इलाकों में पाया गया विद्रोह था, ठीक है। असल मायने में ये एक ऐसा विद्रोह था जो बिहार के इलाकों में भी देखने को मिला था। ये लोग कंपनी के शासन से बहुत प्रभावित थे और इसीलिए इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। असल मायने में ये विद्रोह प्रशासनिक विद्रोह था, ठीक है, क्योंकि ये प्रशासन का विरोध कर रहे थे। इनका मुख्य मकसद ही प्रशासन का विरोध करना था, क्योंकि कुछ लोग उस वक्त सेना में नियुक्त होकर इनको परेशान कर रहे थे। मतलब सेना का जो टुकड़ी था वो इनको परेशान कर रहा था और जमींदारों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। जमींदार अपनी प्राइवेट सेना रख लिए थे, बताओ, जमींदारों की अपनी पर्सनल और प्राइवेट सेना होती थी। तो इसी का विद्रोह करते हुए तिलका मांझी ने एक विद्रोह किया था और वो तिलका मांझी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे उन्होंने मतलब ये इतना फेमस हो गया था ना कि तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर में एक छोटी सी जगह का नाम तक रख दिया, टीलापुर। वहां वो गांव, वहां पर जमींदारों की शिकायत, जमींदारों को मारने पर आ गया था। ये लोग आंदोलन में गोरिल्ला तकनीक अपनाते थे। गोरिल्ला तकनीक का मतलब आपको पता ही है, गोरिल्ला युद्ध तकनीक में आइए, मारिए और मारकर भाग जाइए। आक्रमण रात को होता था, छुप के जमींदारों के घर पे होता था और ये सभी जमींदारों का को मारकर उनका घर वगैरह जलाकर भाग जाते थे। ये योद्धाओं की तरह काम करते थे, ठीक है। तो इसी वजह से इनको प्रॉब्लम होते रहती थी। तिलका मांझी को जिंदा पकड़ना कभी नहीं मिल पाया, ये हमेशा भागते रहे और बाद में ऐसा हुआ कि इनको लास्ट में 1855 और 56 के टाइम पर इनको पकड़ लिया गया। पकड़ के इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। तो ये तिलका मांझी का विद्रोह था। फिर उसके बाद बारी आती है हमारा अगला विद्रोह कौन सा है? संथाल विद्रोह का। तो संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण देखो, इस विद्रोह का कारण ये था कि संथाल जनजाति की संख्या बहुत ज्यादा थी। ये लोग हर बड़े शहर, छोटे शहर में मौजूद थे, बिहार और झारखंड के। चाहे मानभूम की बात करो, सिंहभूम की बात करो, हजारीबाग, मिदनापुर, बांकुड़ा, हर जगह कहीं ना कहीं इनकी मौजूदगी देखने को होते थे। जब इनको प्रेशराइज किया गया कि आप लोग यहाँ नहीं रुक सकते, ये इलाका जंगल का है,
तो ये लोग थोड़ा सा मतलब बोल दे थोड़ा सा विरोध किए, लेकिन विरोध करने के बावजूद भी अपना इलाका छोड़कर चले गए। ठीक है, और ये इलाका छोड़कर चले गए और राजमहल की पहाड़ी में चले गए, वहां पे जाके अपनी जंगल को साफ किया और खेती करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये लोग खेती कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजी अधिकारी वहां पर जानते हो क्या करने लगे? जैसे पहले आदिवासियों की अपनी जमीन होती थी तो उनसे उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, कम लिया जाता था। ये नई जगह पे चले गए ना, तो जबरदस्ती इनसे टैक्स लिया जाने लगा गया, जबरदस्ती इनसे क्या कहा गया कि अलग अलग तरीके से सूद लिया जाने लगा। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से टैक्स लेना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इनके ऊपर कर्जे की संख्या बढ़ते जा रही थी और कर्जा इतना बढ़ गया कि कहीं कहीं इनसे 50% ब्याज लिया जाता था, तो कहीं कहीं 500% तक की ब्याज भी लिया जाता था। ठीक है, तो इसीलिए इनका जमीन, इनके जानवर, इनका घर, ये सब के सब चले जाते थे और धीरे धीरे संथाल जो खेती करने वाले जनजाति थी वो मजदूर बनते चली गई। और लास्ट में इनके मदद करने के लिए 4 भाई संथाल ब्रदर, जिनको सिद्धू, कान्हू, चंदू और भैरव नाम के 4 भाई आए थे जिन्होंने विद्रोह किया था। और इन चारों भाइयों ने अलग अलग फ्रंट से कोशिश करनी शुरू की थी। चारों भाइयों ने अलग अलग तरीकों से, अलग अलग दिशाओं से विद्रोह किया था, जिसकी वजह से अंग्रेज ट्रैप हो गए थे, फंस गए थे और इनका विद्रोह काफी फेमस रहा था। हालांकि ये सारे विद्रोह दब क्यों गए? क्योंकि इन सभी विद्रोहों में लड़ने की क्षमता नहीं थी, ये तीर कमान से लड़ते थे। ठीक है, और अंग्रेजों के पास गोलियां होती थी जिनका इस्तेमाल करते थे, वो बड़ी बड़ी सेना लेकर आ जाते थे, तो इसीलिए बेचारे पकड़े चले जाते थे और ज्यादातर को पकड़कर मार भी दिया जाता था। उसके बाद बारी आती है मुंडा आंदोलन या बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में। ये लोग अपने जमीन मुंडा ट्राइब्स के थे। ठीक है, ये पढ़े लिखे थे, थोड़ा सा इनको जानकारी भी थी, ये हमेशा से ये अपने समाज को सुधारे भी थे। इनको ना कहा जाता है कि ये अपने समाज के लिए भगवान जैसे थे। बिरसा मुंडा मुंडा समुदाय के लिए भगवान जैसे थे। ये अंधविश्वास दूर किए इन्होंने, जादू टोना की व्यवस्था को दूर किया, शराब जो पीने की व्यवस्था थी उसको खत्म किया इन्होंने। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो आंदोलन था उसका मुख्य रीजन क्या था? इनका आंदोलन था कि ये जब इनके ऊपर जबरदस्ती जंगल ट्राइब्स, ये पूरी तरह से जंगल में रहते थे और अंग्रेजों ने जंगल को निर्देशित घोषित कर दिया था, मतलब निषेध घोषित कर दिया था, उसमें कोई नहीं जा सकता। और उनमें ये ट्राइब रहती थी, तो इनके आदिवासी के कई सारे लोगों को पकड़कर लेकर चला गया, लोग जेल में डाल दिया गया, जिसके वजह से इनका आंदोलन की शुरुआत हुई और ये बहुत भयंकर तरीके से शुरू हुआ था। इन्होंने पूरे झारखंड को इकट्ठा कर लिया था। कहा जाता है कि इनका आंदोलन बहुत बड़ा था। ठीक है, इन्होंने आंदोलन को उन्हीं के हिसाब से शुरू किया जो अंग्रेज थे। ठीक है, इन्होंने आंदोलन को अंग्रेजों के हिसाब से, जैसे वो ईसाई धर्म को फॉलो करते थे, तो जिस जिस दिन ईसाई धर्मों के त्योहार होते थे उन दिनों पर स्पेशली ये ज्यादा अटैक करते थे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है टाना भगत आंदोलन की। टाना भगत आंदोलन असल मायने में एक छोटा सा विद्रोह था जिसमें गांधी जी के सत्याग्रह के टाइम पे ये देखने को मिला था। मतलब उस वक्त टाना भगत आंदोलन में एक ऐसी बैकग्राउंड क्रिएट कर दी थी जिस वक्त गांधी जी का विद्रोह काफी फल फूल गया। टाना भगत आंदोलन के टाइम पर सारे आदिवासी एक साथ आ गए थे, अंग्रेजों का विरोध हो रहा था भयंकर तरीके से और सभी लोग यह बोल रहे थे कि इस इलाके से जमींदारी खत्म हो जानी चाहिए, टैक्सेशन खत्म हो जाना चाहिए, जंगल पर हमारा अधिकार होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, यानी अपना खुद का राज होना चाहिए। तो इसीलिए गांधी जी के आंदोलन को एक बैकग्राउंड बनाया मिल गया था। तो टाना भगत आंदोलन इंपॉर्टेंट उस हिसाब से माना जाता है। फिर उसके बाद कंद्र बस्तर का आंदोलन तो है ही वैसा छोटा छोटा। उसके बाद बारी आती है बस्तर के आदिवासियों का विद्रोह, बस्तर का आंदोलन। क्या हुआ था बस्तर के आंदोलन में? बस्तर में आदिवासियों को पहले जंगल से निकाला गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको नई विस्थापित जमीन नहीं दी गई, जिसका वादा किया गया वो जमीन नहीं दी गई, तो वो लोग जंगल के बाहर ही सेट हो गए और वहीं पर रुक गए, वहां से हिल भी नहीं रहे थे, वहां से हट नहीं रहे थे। और वहीं के बाद जब अंग्रेजी सरकार ने इनका दमन शुरू किया तो इन लोगों ने, ये हिंसक हो गए, काफी ज्यादा हिंसक हो गए और बस्तर का आंदोलन इतना भयंकर तरीके से आगे बढ़ा कि उसमें काफी 4 या 5 जनजातियां देखने को मिल रही, मरिया जनजाति, गोंड जनजाति, धुरवा जनजाति आ गई थी। और 1910 आते आते इनके पास करीब करीब 27 जनजातियां थी जो बस्तर के आंदोलन का रूप पकड़ चुकी थी।
और उस वक्त ये आंदोलन काफी प्रगतिशील हो गया और उन्हीं के आंदोलन ने उस वक्त अपना चरमोत्कर्ष पकड़ा और उसके बाद बस्तर के अंदर लाखों संख्या में लोग आंदोलन में शरीक हुए। लेकिन आपको पता ही है, कोई भी आंदोलन हो अंग्रेजी सरकार को दबा ही देती थी, तो दबा दिया गया इस आंदोलन को भी, जल्दी ही इस आंदोलन को भी दबा दिया गया। और इस तरह उपनिवेशवाद में आदिवासी समाज की बहुत दुर्दशा देखने को मिली थी। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा चैप्टर, इसके चारों पूरे पार्ट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी भी मैं बता रहा हूँ, जाकर देख लीजिए। और अगर देख लिया है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।